नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी में। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक काल के समाज के बारे में। उसके साथ साथ हम एक थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो आर्यों से संबंधित है, जिसमें ये कहा जाता है कि आर्य विदेशी थे, आर्य आक्रमणकारी थे। तो ये थ्योरी किस हद तक ठीक है और कितनी तार्किक है, इस बात को हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम इन आर्यों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक पूरी सामाजिक व्यवस्था को हम देखेंगे कि आर्य किस सामाजिक व्यवस्था के साथ रहते थे, उनकी राजनीतिक व्यवस्था किस तरह की थी, उनकी धार्मिक मान्यताएं किस तरह की थी और जो उनके आर्थिक क्रियाएं थी वो किस तरह की थी। हम पूरे वैदिक समाज को समझने की कोशिश करेंगे और आर्य तथा गैर आर्य दोनों की समाज में क्या क्या भूमिका थी उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो संबंधित है वैदिक काल के समाज के विषय से। जो थ्योरी है कि आर्य मध्य एशिया से आते हैं और हड़प्पा सभ्यता को समाप्त कर देते हैं, या भारत के जो दस्यु या दास कहे जाने वाले लोग हैं, या भारत के जो स्थानीय लोग हैं, उनको समाप्त करके एक नई सभ्यता बचाते हैं, जिसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ये एक थ्योरी है। अब ये थ्योरी किस हद तक ठीक है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। जब हम आर्यों के आगमन पर मत देखते हैं तो इसमें हमको बहुत सारे मत मिलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि मध्य एशिया और बैक्ट्रिया से आए लोग हैं। तो मध्य एशिया का जो बैक्ट्रिया नामक स्थान है, वहां से आया हुआ इनको माना जाता है। और ये तर्क जो देते हैं वो कौन है? मैक्स मूलर और वाइल्डस्टाइन का ये तर्क है। इनके तर्क के हिसाब से ये लोग मध्य एशिया से भारत आए थे। अगला जो हम तर्क देखेंगे, ये उत्तरी ध्रुव से आए थे और ये परीक्षाओं में पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तर्क दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। एग्जाम्स में इसको कई बार पूछा है। फिर हम देखेंगे सप्त सैंधव प्रदेश की एक परिभाषा है कि ये सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। और जो सप्त सैंधव प्रदेश है, इनको हम देखेंगे तो ये मुख्यतः उत्तर भारत का क्षेत्र है। तो ये यहाँ के निवासी थे। इसका हमको कौन देगा प्रमाण? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी। फिर हम देखेंगे एक देश कहा जाता है जिसको कहा जाता है ब्रह्मार्षि देश। इसकी हम सीमा देखेंगे, ब्रह्मार्षि देश की सीमा क्या है, और यहाँ से तर्क दिया है किसने? गंगानाथ झा ने। फिर हम देखेंगे दक्षिणी रूस से आर्यों का आगमन हुआ है और ये तर्क कौन दे रहा है? नेहरिंग व प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड। हंगरी अथवा न्यू नदी घाटी के ये लोग थे। ये तर्क देंगे कौन? गाइल्स महोदय। फिर हम देखेंगे जर्मनी के मैदानी भाग के ये लोग। ये तर्क कौन देगा? प्रोफेसर पेंका। और तिब्बत से आए लोग हैं, ये तर्क दे रहे हैं कौन? दयानंद सरस्वती। तो हमको जो भारतीयों के तर्क हैं वो भी मिलते हैं, जो हमको गैर भारतीय हैं उनके तर्क भी मिलते हैं। और दोनों में हमको एक चीज देखने को मिल रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भारतीय नहीं थे, मतलब भारत की भूमि से नहीं थे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय भूमि से ही संबंधित लोग हैं, मतलब इनका मूल निवास है वो भारतीय है। अब इन लोगों के जो विचार वो कुछ तर्कों पे आधारित है। हम उन तर्कों को देख लेते हैं। आर्यों के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हमको मिलता है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास इनकी पहली बार उपस्थिति दर्ज होती है। कहाँ पे? भारत के उत्तरी क्षेत्र में। क्योंकि इससे पहले इनकी सभ्यता हमको भारत के उत्तरी क्षेत्र में दिखती नहीं है, तो भारत में ही नहीं दिखती है। तो हम ये मान लेते हैं ये लोग शायद बाहर से आए लोग। और इन्होंने क्या किया? जो दास या दस्यु नामक स्थानीय जाति है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन पे शासन किया, उनसे इनका संघर्ष हुआ और इन दस्यु लोगों को या स्थानीय जनों को इन्होंने क्या किया? अपना दास बना लिया और शासन की भूमिका में आ गए। जब हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा था, वहां पे भी हमको एक थ्योरी मिलती थी कि इन्हीं आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता को समाप्त किया। तो ये वाला विचार भी हमको मिल रहा था। अगला विचार जो है, इन आर्यों के ये आक्रमणकारी थे और इन्होंने जो भारत के स्थानीय लोग थे उस समय के, उन पे अधिकार किया। और इस पे एक रेफरेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऋग्वेद में रघुवंश के राजा जो दिवोदास है, इन्होंने शंकर को हराया। जो ये दिवोदास शब्द आप देखिए, ये जो दास शब्द, ये माना जाता है कि ये स्थानीय लोग थे और इन्होंने किसको हरा दिया? शंकर को हरा दिया, जो आर्य थे। इस तरह की विचारधारा हमको मिल रही है। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो आर्यों का आक्रमण है वह एक कल्पना है या वास्तविकता है। मतलब कितनी सच्चाई है कि आर्य आक्रमणकारी थे या नहीं थे, या हमने इसको कल्पनाओं में मान लिया है कि आर्य आक्रमणकारी थे। इनके पीछे के तर्क क्या है वो हम देखें। तो ऋग्वेद जब हमको मिलता है और अविष्ठा ग्रंथ कहाँ का है? ईरान का ये ग्रंथ है। दोनों की तुलना की जाती है और दोनों में ये मिलता है कि दोनों की भाषा लगभग समान है। जो बर्तन की किस्मों की बात की जाती है वो दोनों में लगभग समान मिलते हैं। जो मिट्टी के बर्तनों की बात की जा रही है वो दोनों में समान मिलते हैं।
और जो तांबे की वस्तुएं इस्तेमाल की जा रही हैं उनमें भी समानता दिखती है। अब ये माना जा रहा है कि क्योंकि अवेस्ता ग्रंथ कहाँ का है, ईरान का ग्रंथ है और मध्य एशिया का ग्रंथ, और हमारी थ्योरी भी यही कह रही थी कि मध्य एशिया से ही ये लोग भारत में आए। अवेस्ता ग्रंथ को पुराना बताया जाता है, ऋग्वेद ग्रंथ को बाद का बताया जाता है। तो ये कहते हैं कि जो अवेस्ता ग्रंथ है, इस ग्रंथ के लोग ऋग्वैदिक युग में आ गए, मतलब भारत के क्षेत्र में आ गए, और इसीलिए हमको जो अवेस्ता की बातें हैं वो ऋग्वेद में देखने को मिलती है। तो दरअसल मध्य एशिया की जो सभ्यता है वो ट्रांसफर हो गई कहाँ पे, भारतीय क्षेत्र में, और यहाँ पे वैदिक युग बन गया। ये आर्यों के आक्रमण की थ्योरी। लेकिन जो इसके विरोध में लोग हैं, जो इस पे आपत्ति दर्ज करते हैं, वो कहते हैं देखो भाषागत समानता तो है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन इससे हम ये नहीं मान सकते कि विशाल स्तर पे कोई भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानांतरित हुआ, मतलब बहुत बड़े लेवल पे या इस लेवल पे कि वो आक्रमण करके भारत के स्थानीय लोग हैं उनको अपना दास बना के उनपे प्रशासनिक नियंत्रण करके अपनी शासन सत्ता स्थापित कर ले, ये संभव नहीं दिखता है। दूसरा कहते हैं कि जो हमको ताम्रपाषाण शिल्प मिल रहे हैं उनमें भी हमको उतनी एकता नहीं मिलती है, इनमें हमको काफी अंतर मिलता है। तो जिन आधारों पे कहा जा रहा है कि भाषागत समानता है, भाषागत समानता तो हमको मिल रही है, लेकिन इतना बड़ा कोई स्थानांतरण नहीं हुआ दिखता हमको जो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को ही बदल दे। तो इस आधार पे हम ये नहीं मान सकते कि आर्यों का जो आगमन है वो मध्य एशिया से हुआ है। एक विचार और मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे आर्यों का ही हाथ, और क्योंकि इंद्र को क्या कहा गया है, पुरंदर कहा गया है, और पुरंदर का अर्थ किलों को नष्ट करने वाला। तो इंद्र ने जिन किलों को नष्ट किया वो हड़प्पा सभ्यता के ही किले थे। लेकिन जब हम पुरातात्विक साक्ष्यों पे जाते हैं तो हमको ये मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इस वजह से नहीं हुआ कि उस पर किसी बाहरी शक्ति ने आक्रमण किया, क्योंकि हमको एक तो बहुत बड़ा कोई संघर्ष देखने को नहीं मिलता है, हमको कोई बड़ा युद्ध देखने को नहीं मिलता है, कोई बड़ा संघर्ष हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इस आधार पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को समाप्त करने के पीछे वैदिक सभ्यता के लोगों का हाथ था या आर्यों का हाथ। दूसरे जब इसके टाइमलाइन मैच करेंगे हड़प्पा सभ्यता की और वैदिक सभ्यता की, तो ये भी मिसमैच हो जाएगी। तो उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे आर्य जिम्मेदार तो करते ही नहीं। अगली बात देखें जो आती है आपकी चित्रित धूसर मृदभांड। अब ये मृदभांड तो आपकी आर्य सभ्यता है तब प्रमुख केंद्र है। जो मृदभांड वाली बात मिलाई जा रही थी, जो यहाँ पे देखिए आप, जो बर्तन की किस्में और मिट्टी के बर्तन ये समान है, दोनों के एक जैसे चित्रण है, उसके बारे में कहा जाता है कि जिस मृदभांड की बात की जा रही है वो मृदभांड है चित्रित धूसर मृदभांड। और ये मैच इसलिए मिलाया जा रहा है कि हमने पहले से ये मान लिया है कि आक्रमण की थ्योरी है, मतलब आर्य आक्रमणकारी थे, तो हमने बर्तन को मिलाने की कोशिश की। लेकिन अगर हम ठीक से देखें तो हमको हरियाणा, ऊपरी गंगा के ढाल और पूर्वी राजस्थान में ये चित्रित धूसर मृदभांड मिल रहे हैं। जबकि अगर हम आक्रमण की थ्योरी को माने तो ये ईरान से आएंगे और पंजाब होकर तब ये हरियाणा या राजस्थान के क्षेत्र में आएंगे। और अगर ये पंजाब होकर आएंगे, पंजाब का मतलब आप ध्यान दीजिएगा, एक तो आपका पाकिस्तान वाला पंजाब भी है, दूसरा आपका इंडिया वाला पंजाब भी, पूरा पंजाब है जो पाकिस्तान में भी पड़ता है जो इंडिया में भी। तो अगर ये लोग ईरान के क्षेत्र से आए थे पंजाब होते तो पंजाब में भी इनके साक्ष्य मिलने चाहिए थे, क्योंकि हमको पंजाब में इनके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हमको इनके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, हरियाणा में, हमको मिल रहे गंगा के मैदान में, हमको मिल रहे कहाँ, राजस्थान में। तो ये थ्योरी कि आर्य आक्रमणकारी थे वो सही सिद्ध नहीं हो पा रही है। दूसरा जो हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे, जब हम समय को देखते हैं तो उत्तर हड़प्पा सभ्यता समाप्त होने के बाद हमको क्या मिलती है, आर्य सभ्यता। मतलब हमको सभ्यता में काफी अंतर देखने को मिलता है। और इसके साथ ही हम देख पा रहे हैं कि भगवानपुरा, अगेरी, हरियाणा, पांडा, इन स्थानों की जब हम खुदाई कर रहे हैं तो हमको चित्रित धूसर मृदभांड ये संस्कृति लगातार बनी हुई दिख रही है। मतलब उत्तर हड़प्पा काल में भी हमको चित्रित धूसर मृदभांड दिखने लगा था। और ये चित्रित धूसर मृदभांड लगातार सभ्यता में बना हुआ है। आर्यों के समय तक आते आते ये काफी विस्तृत रूप में हो जाता है या जटिल रूप में हो जाता है या मुख्य भूमिका में हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चित्रित धूसर मृदभांड की सभ्यता एकदम से पैदा हो गई है। ये सभ्यता बनी हुई थी और आर्यों के समय पे आके ये काफी जटिल हो गई। जैसे आपने पीछे अगर वीडियो देखे हो, इसमें हमने हड़प्पा सभ्यता की बात की थी,
इसमें कहा जाता है कि हड़प्पा एकदम से इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता कैसे बन गई। तो उसके पीछे का जब हमने बैकग्राउंड देखा था कि स्थानीय स्तर पे किस तरह संस्कृतियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और सपोर्ट करते 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 हड़प्पा को इतना डेवलप बना देती है। कुछ उसी तरह की थ्योरी यहाँ भी अप्लाई होती है कि चित्त दूसरे ब्रह्मांड वाली जो बात की जा रही है वो पहले से विद्यमान थी। हमको आर्यों के काल में इसका एक जटिल रूप देखने को मिल रहा है या ये केंद्रीय भूमिका में देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे पहले के क्षेत्रों में भी हमको ये लगातार दिख रहा है। तो अगर हम निष्कर्ष निकालना चाहें कि क्या निष्कर्ष निकलता है, तो एक तो कोई ठोस प्रमाण हमको मिल नहीं रहा कि आर्य आक्रमणकारी थे या नहीं। ज्यादातर बात यही मानी जाती है कि भारतीय उपमहाद्वीप के ही लोग थे और एक छोटे स्थान पे कहीं इधर से उधर ट्रांसफर हुए हैं। इतना बड़ा मूवमेंट कोई नहीं हुआ है कि ये लोग ईरान से या मध्य एशिया से भारत तक आ गए। फिर हमको कोई पुरातात्विक प्रमाण भी नहीं मिलता कि इन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का विनाश किया था। तो जो आक्रमणकारी वाली थ्योरी दी जाती है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं बैठती है कि इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का विनाश करके वहां अपनी सभ्यता डेवलप, क्योंकि दोनों के टाइमलाइन में हमको अंतर मिल रहा है। कैसे हड़प्पा की जो सभ्यता है वो पहले समाप्त हुई दिख रही है और आर्य जो आते हैं वो काफी बाद में आते हैं, उनमें एक समय काल का अंतर है। ऋग्वेद में हमको मिल रहा है कि बार बार विभिन्न दलों के बीच संघर्ष हुआ है, ये बात हमको मिलती है ऋग्वेद में। किंतु आर्य और अनार्यों की तथा उनकी संस्कृतियों के बीच हमको ऐसा कोई बड़ा मुठभेड़ देखने को नहीं मिलता है। एक सभ्यता समाप्त होके दूसरी सभ्यता आई और टाइमलाइन का अंतर कि हड़प्पा सभ्यता पहले ही समाप्त हो गई हो और जो बची हुई सभ्यता है उस सभ्यता में और आर्यों की सभ्यता में हमको एक समानता दिख रही है, जिसको हम चित्त दूसरे ब्रह्मांड से मैच करा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों की सभ्यता मिल रही थी और आर्यों के काल में जाके केंद्रीय भूमिका में हो जाता है। तो अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि आर्य आक्रमणकारी नहीं थे, उनका स्थानांतरण हुआ होगा, छोटे मोटे को युद्ध हुए होंगे। जिस स्तर के युद्ध की बात की जा रही है कि इन्होंने सभ्यता को एक समाप्त करके अपनी सभ्यता डेवलप की, वो हमको प्रमाणिक नहीं मिल रही। अब हम देख लेते हैं जो वैदिक समाज है वो समाज किस तरह का था। तो वैदिक समाज की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है। वैदिक समाज में हम देखेंगे कि जो पशुपालन ये प्रमुख भूमिका में रहेगा। मतलब लोग कृषि तो करेंगे, लेकिन कृषि कौन सी होगी? झूम खेती होगी, मतलब स्थानांतरण खेती होगी और प्रमुख भूमिका में इनका कौन होगा? पशुपालन की प्रमुख भूमिका होगी। लोग अधिक निर्भर किस पे होंगे? पशुधन पे अधिक निर्भर दिखेंगे हमको। और जब हम गाय की बात करेंगे तो हमको गाय से जुड़े बहुत सारे शब्द मिलते हैं। गाय से जुड़े शब्दों को आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में वो नाम देके आपसे पूछ लेगा कि ये किससे संबंधित। तो ये माना जाता था इस वैदिक सभ्यता में जिसके पास ज्यादा गाय है वही व्यक्ति ज्यादा संपन्न है। तो गाय एक संपदा थी वैदिक काल में। और एक हमको शब्द मिलेगा गोमत। गोमत वह व्यक्ति है जिसके पास गोधन ज्यादा, मतलब गोधन का स्वामी कौन कहलाता था? गोमत कहलाता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गोमत कौन है, तो गोमत पहली चीज तो एक धनी व्यक्ति है या एक संपन्न व्यक्ति है जिसके पास क्या है? गाय है। एक शब्द हमको मिलेगा गविष्टि। गविष्टि शब्द मिलेगा जिसके बारे में कहा जाता है गायों की खोज करना। क्या ये गायों की खोज करने वाले लोग थे? और उसके लिए हमको शब्द मिल रहा था कौन? गविष्टि। अगला शब्द हमको मिलेगा गवेषणा और गवयत। ये शब्द भी हमको किस लिए मिल रहे हैं? क्योंकि ये सभ्यता गायों पे केंद्रित है और गायों पे अधिकार को लेके लगातार इनके बीच में युद्ध होते रहेंगे। ऋग्वेद में हमको एक शब्द मिलता है फणिस, और ये फणिस जो है वो वैदिक जनों के शत्रु हैं। और दरअसल ये फणिस करते क्या थे कि आर्यों की गायों को पर्वतों एवं जंगलों में ले जाके छिपा देते थे, जिनके कारण युद्ध होता था किससे? फणिसों से, वैदिक जनों का या आर्यों का। और वैदिक जन क्या करते थे? इंद्र की पूजा करते थे कि इंद्र आके इनकी मदद करे जिससे ये इन फणिसों से लड़ पाए। तो आप देख पा रहे हैं गाय इनकी प्रमुख भूमिका में है। गोधन शब्द आपको मिल रहा है और गोमत शब्द मिल रहा है, गविष्टि शब्द मिल रहा है और एक शब्द आपको मिल रहा है गोपति। ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा गया। गोपति किसको कहते हैं? राजा या मुखिया। गोपति गायों का पति या गायों का स्वामी। तो गोपति के रूप में किसकी बात की जा रही है? मुखिया की बात की जा रही है उस समाज की या किसी एक कबीले के मुखिया को क्या कहेंगे? गोपति। गोमत गोधन का स्वामी, गविष्टि गाय की खोज करने वाला, गोपति गांव का मुखिया या कबीले का मुखिया। और हम देखें तो हमको मिल रहा है कौन सा?
गोधूली शब्द मिल रहा है। कभी भी आपने उत्तर भारत के गांवों में ये शब्द सुना होगा कि गोधूली बेला में पढ़ाई ना करो या गोधूली बेला में कोई काम ना करो। इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे। तो गोधूली क्या है? ये समय को मापने के लिए एक इकाई है। और ये समय कौन सा है? दिन जब समाप्त होता है और रात जब प्रारंभ होती है, उसके मध्य का जो काल होता है उसी को कहते हैं गोधूली। उस समय मापन में भी आप देख रहे हैं गाय का प्रयोग हो रहा है, वो धूली। उसी तरह हम देख रहे हैं दूरी को मापने के लिए एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है जिसको कह रहे हैं कवयुति। पुत्री को एक शब्द दिया जा रहा है या पुत्री को एक शब्द से पुकारा जा रहा है जिसको कहते हैं दुहिता। क्योंकि जो गायों से दूध निकालने का काम है या दूध दुहने का काम है वो पुत्री करती थी। तो आप देख रहे हैं जितनी भी पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं या जितने भी विश्लेषण दिए जा रहे हैं, जितने भी नाम दिए जा रहे हैं, उनकी मुख्य भूमिका में कौन है? गाय। मतलब गायों को ये प्रमुख रख के फिर नाम दे रहे हैं। समय का नाम गायों से संबंधित, दूरी का नाम गायों से संबंधित, यहाँ तक पुत्री का नाम है उसको भी ये गायों से ही संबंधित दिखा रहे हैं। जौ या जौ, इसके अतिरिक्त हमको कुछ ज्यादा अनाज देखने को नहीं मिलेंगे इस सभ्यता में। वैदिक समाज आपको कृषि केंद्रित नहीं दिखेगा, ये चीज तो हमको दिख रही है। वहीं हम जब प्रारंभिक वैदिक काल के लोगों की बात करेंगे तो इनको नौ तकनीक का ज्ञान नहीं है और लोहे के जो औजार है उनका तो इस्तेमाल ये थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि कृषि कर्म में लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर कृषि कर्म में लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा, कृषि जो है आपकी वो बड़े स्तर पर नहीं होगी। और जब कृषि आपकी बड़े स्तर पर नहीं होगी तो ये कृषक समाज नहीं बन पाएगा। लोहे की खोज यहाँ हो चुकी है, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो लोहे का प्रयोग है ये ज्यादा किस रूप में करेंगे? हथियारों के रूप में। और वो हथियार किस लिए होंगे? युद्ध के लिए। तो लोहे का प्रयोग युद्ध के लिए अधिक हो रहा है और लोहे का प्रयोग कृषि में देखने को हमको कम मिलेगा। इसलिए ये लोग कृषक समाज न बन के पशुपालक समाज बने रहते हैं और पशुओं में भी गाय इनकी प्रमुख भूमिका में। पत्थर के औजारों का भी ये लोग प्रयोग करते रहेंगे, मतलब पुरानी परंपरा को भी बनाए रहेंगे, उसके साथ साथ नई परंपरा को भी बनाएंगे। और एक अगली धातु आप ध्यान रखिएगा, तांबा। तांबे का ये लोग प्रयोग करेंगे कृषि कार्य में भी और औजारों के रूप में भी। लोहा ज्यादा कहाँ प्रयोग करेंगे? औजारों के रूप में। पत्थरों के भी औजार प्रयोग करेंगे। उसके साथ साथ हम देख रहे थे कि ये लोग झूम खेती कर रहे थे और आग का प्रयोग करके जंगल को ये लोग जला देते थे और फिर इस पे झूम खेती करते थे। एक शब्द हमको मिलता है विष। और ये विष शब्द किसके बारे में संबंधित है? बस्ती के बारे में संबंधित है। बाद में आप देखेंगे इसी विष से आपको विषपति मिलेगा जो किसी एक बस्ती का या कह सकते हैं ग्राम का स्वामी होगा। फिर हमको मिलेगा पुनर्विष, उपाविष और प्राविष। ये शब्द भी हमको मिलेंगे। तो इनकी आबादी जो थी वो गतिशील थी। ये हमको कहां से समझ में आ रहा है? जिस शब्द का ये प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द कौन सा है? विष। तो पुनर्विष जैसे मिल रहा है, पुनर्विष का मतलब हो गया पुनः प्रवेश करना। उपाविश बस्ती के पास बसना। प्राविश बस्ती में पुनः वापस आना। तो स्थानांतरण की व्यवस्था जो है वो लगातार बनी हुई है। वक्रू जीवन ये लोग जी रहे हैं, झूम खेती ये लोग कर रहे हैं, पशुपालन इनकी प्रमुख भूमिका में है, गाय इनकी अग्रणी भूमिका में है। ये हमको जो अर्थव्यवस्था मिल रही है वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था है। इसके बाद हम देखेंगे जो बलि है वो खूब चलेगी। और बलि जो रूप मिलेगा हमको वो नजराने के रूप में मिलेगा। बलि से आप दो अर्थ लगाइएगा। एक बलि का अर्थ जो यहाँ प्रयोग होगा उसका मतलब क्या होगा? नजराना या उपहार। दूसरा बलि आपको जब मिलेगा वो पशु बलि के रूप में मिलेगा। तो यहाँ बलि जो मिल रहा है शब्द वो कौन सा? नजराने के लिए प्रयोग हो रहा है। तो हम देखेंगे उनके कबीलाई संघर्ष होंगे। उन कबीलाई संघर्षों में जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा? बलि मिलेगा। और ये बलि क्या है? नजराना, जो उसको हारे हुए कबीले से मिलेगा। लूटपाट के सामान पर भाग या हिस्सा लगता है। यहीं आप एक शब्द देखेंगे भागपति, ये शब्द भी आपको मिलेगा। तो जब ये लोग युद्ध करते थे और सामान लूटते थे एक कबीले से दूसरे कबीले का, तो जो सामान लूटा जाता था उस पूरे सामान में भाग लगता था या हिस्सा लगता था। ये एक आदमी का भाग, ये दूसरे आदमी का भाग, ये तीसरे आदमी का भाग। इसमें भी आप ध्यान देंगे कि जो सरदार होगा उसका भाग ज्यादा लगेगा, जो सरदार का ज्यादा समर्थक होगा उसका भाग उससे थोड़ा कम मिलेगा, जो बिल्कुल थर्ड स्टेज पे होगा, फोर्थ स्टेज पे होगा, उसका जो भाग लगेगा
वो और कम लगेगा। तो ये भाग में अंतर ही धीरे धीरे क्या करेगा, समाज में एक जटिल वर्ण व्यवस्था बना देगा। इसको हम अभी डिटेल से देखेंगे, और आप शुरुआती रूप में भी समझ लीजिए, भाग में उत्पन्न हुआ ये अंतर ही बाद में जाके एक जटिल वर्ण व्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। फिर हम सामाजिक व्यवस्था के विषय में अगर देखें तो हमको क्या मिलता है इस समाज के विषय में, कबीलाई समाज मिलेगा सबसे पहली बात। लेकिन हमको जाति नहीं मिलेगी, मतलब ये कबीले हैं, ये किसी जाति पर नहीं डिपेंडेंट है, बल्कि इनमें सभी जातियों के लोग हैं। या हम ये कहें कि उस समाज में जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज ही नहीं थी। और अभी आपको वर्ण व्यवस्था भी देखने को नहीं मिलेगी। जब हम वैदिक काल के शुरुआती समय की बात करेंगे तब हमको वर्ण व्यवस्था भी देखने को नहीं मिलेगी। वर्ण व्यवस्था प्रारंभ कब होगी, ऋग वैदिक काल के लगभग अंतिम समय में, और उत्तर वैदिक काल के आते आते ये व्यवस्था काफी जटिल हो जाएगी। कबीले के लिए हमको एक शब्द मिलेगा जन, और इसी जन से बाद में आप देखेंगे जनपद बनेगा, और इसी जनपद से क्या बनेगा, महाजनपद बनेगा। ठीक है, तो जन शब्द हमको मिल रहा है किसके लिए, कबीलों के लिए। और हम देखेंगे कि ऋग्वेद में हमको विभिन्न कबीले मिलते हैं, या कहें हम ऋग्वेद में बहुत सारे कबीलों का वर्णन है। तो ये समाज कैसा मिल रहा है आपको, कबीलाई समाज मिल रहा है, जाति व्यवस्था नहीं मिल रही है, वर्ण व्यवस्था भी विकसित नहीं हुई है। फिर हम देख रहे हैं कि पारस्परिक संघर्ष हो रहे हैं, और एक बहुत चर्चित युद्ध हमको मिलता है, इसको कहते हैं दशराज। इस युद्ध को हम बहुत डिटेल से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि इस युद्ध की जो मान्यता है महाभारत से ज्यादा है, जबकि यह युद्ध महाभारत के पहले हुआ। तो हम इसको अलग से भी देखेंगे। हालांकि हमको दशराज युद्ध में बहुत सारे कबीले मिलते हैं, जिसमें भरत, कुरु, यदु, रुहयु, अनु, दुर्वासु, ये सारे कबीले हमको मिलेंगे। कबीले का राजा क्या कहलाएगा, भूपति कहलाएगा, गायों का पति, इसको क्या कहेंगे, कबीले का राजा। लेकिन ये जो कबीले का राजा है, इसका पद क्या होगा, पैतृक नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि एक राजा बन गया तो उसका पुत्र भी राजा बने, लेकिन ये उस समुदाय के सदस्यों में से होगा, मतलब उस कबीले का ही व्यक्ति होगा तो राजा बनेगा या गोपति बनेगा। लेकिन ये पैतृक व्यवस्था नहीं है, ये जाति आधारित व्यवस्था नहीं है, ये वर्ण आधारित व्यवस्था नहीं है। योद्धा वर्ग को एक शब्द मिलेगा जिसको कहेंगे राजन्य, और बाद में यही राजन प्रमुख भूमिका में आ जाएगा, क्योंकि युद्ध लड़ने का काम ये राजन्य करेगा। इसलिए शक्ति का केंद्र कौन हो जाएगा, राजन्य। और इस राजन्य को समर्थन कौन देगा, ब्राह्मण। और जब राजन्य को समर्थन ब्राह्मण दे देगा तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसी वर्ण व्यवस्था हमको देखने को मिलने लगेगी। फिर हम देख रहे हैं कि जो विष हमको मिल रहा था, या फिर जो हमको घुमक्कड़ी लोग मिल रहे थे, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, एक गांव में बसना चालू कर दे रहे हैं। एक हमको शब्द मिलेगा कुलप। कुलप शब्द जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो परिवार का सबसे बड़ा पुरुष है। यहीं से हमको कुल जैसी कुछ परिभाषा देखने को मिलेगी, या कुल जैसी कुछ व्यवस्था देखने को मिलेगी। कुल परंपरा बननी प्रारंभ हो जाएगी, तो उस कुल परंपरा का मुखिया कौन होगा, उस कुल का या उस परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य। तो हमको यहाँ पे जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है वो देखने को मिलने लगेगी। परिवार का जो सबसे बड़ा पुरुष है वही प्रमुख भूमिका में होगा, वही परिवार का नेतृत्व करेगा, और उसे क्या कहेंगे, कुलप उसका नाम दिया जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि अब समाज क्या हो रहा है, पितृसत्तात्मक हो रहा है, लेकिन महिलाओं का महत्व अभी खत्म नहीं होगा या कम नहीं होगा। महिलाओं का महत्व बना रहेगा, लेकिन प्रमुख भूमिका में कौन आ जाएगा, पुरुष समाज आ जाएगा। महिलाओं के बारे में हम देखेंगे कि वो शिक्षित भी थी, मतलब उनका पढ़ाई लिखाई पे अधिकार था, और वो राजनीति में भी भाग लेती थी, क्योंकि जो सभा की व्यवस्था बनेगी उसमें हमको महिलाएं भाग लेती हुई दिखेंगी। मतलब राजनीति में भी महिलाएं हिस्सा ले रही हैं, और शिक्षा पे उनका अधिकार है, ये बात भी हमको देखने को मिल रही है। ऋग्वेद में हम देखेंगे जो आपका दास शब्द प्रयोग हुआ है, वो प्रयोग हुआ है कि ऐसे लोग जो अनुष्ठान नहीं करते या सुरक्षित दीवारें बनाकर रहते हैं। तो वैदिक परंपरा है या ऋग्वेद में लिखी परंपरा है, उन परंपराओं का पालन नहीं करने वाले ये लोग हैं। लेकिन इनके पास भी पशु प्रचुर मात्रा में है, तो इन्हीं के पशुओं के लिए इनसे युद्ध होगा। तो दास शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति जो वैदिक व्यवस्था के अनुष्ठानों को नहीं करेंगे, परंतु पशुधन के स्वामी होंगे, इनके पास बहुत सारे पशु होंगे, और ये लोग क्या करेंगे, सुरक्षित दीवारें बना के रहेंगे, जिससे इन पर आक्रमण ना हो और इनके पशुओं को कोई खतरा ना हो। इसीलिए अब हम देखेंगे जो पुरंदर शब्द मिलेगा वो इन
किलों को या कहीं सुरक्षित दीवारों को तोड़ने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। एक अन्य वर्ग हमको मिलेगा फणिस या फणिस। ये वर्ग क्या है? धन और पशुओं का स्वामी। क्योंकि हम देखेंगे जो आपका पाणी शब्द मिलेगा यह व्यापारियों और धन संपत्ति से जुड़ा है। फणिस हमको क्या मिलेंगे? एक व्यवसायी रूप में मिलेंगे। और व्यवसायी किसका करेंगे? एक तो उनके पास धन होगा, और पशु क्योंकि प्रमुख संपत्ति के रूप में प्रयोग में आ रहे हैं, इसलिए पशुओं के भी ये स्वामी होंगे और धन भी इनके पास प्रचुर मात्रा में होगा। तो जो हमको बड़ी से शब्द मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है? व्यवसायियों के लिए। हम कह सकते हैं व्यवसायियों से संबंधित ये शब्द है। फिर हम देख रहे हैं ऋग्वेद का प्रमुख नेता हमको एक मिलता है सुदास, और इसी सुदास से क्या होगा? दशराज युद्ध होगा। इस सुदास के नाम के अंत में जो दास है उससे हमको ये अनुमान लगता है कि इसका संबंध हो सकता है दासों से रहा हो। तो यहीं पे हमको वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव या हमको वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कहीं न कहीं देखने को मिल जाएगी। सारथी एक आप देखेंगे, जो आदमी रथ को हाँकता है उसकी एक प्रमुख भूमिका रहेगी और उसको एक विशेष स्थान दिया जाएगा। इस सारथी का प्रयोग दो अर्थों में होगा। एक तो ये राजा का सारथी होगा, मतलब जो व्यक्ति राजा का रथ चलाएगा उसको भी सारथी कहेंगे। दूसरा यह सारथी हमको मिलेगा रथ सेना हो, उस सेना का सेनापति के रूप में हमको सारथी शब्द भी देखने को मिलेगा। एक बहुत खास चीज आप ध्यान रखेंगे कि हमको मजदूरी जैसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। दास व्यवस्था हमको मिलेगी, लेकिन क्योंकि कृषि अभी जटिल रूप में नहीं है या प्रमुख रूप में नहीं है, तो हमको जो मजदूर है उनका उल्लेख नहीं मिलेगा। गृह कार्यों के लिए या अन्य सामाजिक कार्यों के लिए दासों का प्रयोग होगा, पर मजदूर शब्द हमको नहीं मिलेगा। फिर हम देख लेते हैं इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो हमको दोहरा सामाजिक विभाजन मिलता है। पहला हमको मिलेगा राजन्य के स्तर पे जो युद्ध करते थे। फिर हमको एक स्तर मिलेगा साधारण सदस्य या विष, और इन्हीं विष को क्या कहेंगे? विषपति कहेंगे, तो इनका मुखिया होगा। तो आप ध्यान देंगे आपको राजन्य मिल रहा है। राजन्य क्या करेगा? ये युद्ध करेगा। फिर आपको विष मिल रहा है जो कबीले का एक साधारण सा सदस्य भी हो सकता है, या जिसको हम बाद में विषपति कहेंगे, मतलब उस कबीले का एक तरीके से नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होगा। फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि ये जो कबीले हैं ये क्या करेंगे? यज्ञ और बलि का आयोजन करेंगे, जिससे ये अपनी जो अस्तित्व है उसका प्रदर्शित कर पाए। और पुरोहित वर्ग यहाँ जन्म ले लेगा, और ये पुरोहित क्या करेगा? एक कबीले को मान्यता प्रदान करने में प्रमुख भूमिका अदा करेगा। युद्धों में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी, और इस कारण हम देखेंगे यज्ञ और बलि इन दोनों का महत्व बढ़ जाएगा, और जो पुरोहित वर्ग है वो समाज में एक विशेष दर्जा हासिल कर लेगा। देखिए अभी वो क्या रहा है, बहुत सारे आपको कबीले मिल रहे हैं, और ये कबीले स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने में लगे रहेंगे कि हम एक स्वतंत्र कबीला है और हमारी अपनी भूमिका है। इस स्वतंत्र कबीले के लिए आपको कई सारी चीजें करनी होगी। एक तो आपको यज्ञ करने होंगे, और यज्ञ में आपको पशु बलि देके अपना अस्तित्व मनवाना होगा। दूसरे इस यज्ञ को करवाएगा कौन? इसको यज्ञ को करवाएगा पुरोहित, और जब पुरोहित करवाएगा तो पुरोहित आपको एक स्वतंत्र राजा माने तभी वो यज्ञ करवाएगा। तो इसलिए पुरोहित की क्या होगी? भूमिका बढ़ जाएगी, क्योंकि पुरोहित तो यज्ञ तभी करवाएगा ना जो आपको एक स्वतंत्र कबीला मानेगा। तो इसलिए पुरोहित का जो यज्ञ है वो प्रमुख भूमिका में हो जाएगा। दूसरा, अब ये स्वयं को राजा के रूप में देखना चाहेंगे। हर कबीले का सरदार स्वयं को राजा और स्वयं को स्वतंत्र देखना चाहेगा। उस दशा में भी पुरोहित के ही पास जाएंगे और पुरोहित से ये मान्य करवाएंगे कि उसने यज्ञ करके तो राजा घोषित किया है। फिर आप इसमें देखेंगे जो आपके देवता है वो आपको खूब सारे मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर कबीले का अपना देवता होगा, तो वो अपने देवता को प्रमुख भूमिका में रखने के लिए उसकी बढ़ा चढ़ा के आराधना करेंगे, और इस आराधना को भी कौन करेगा? पुरोहित, क्योंकि यज्ञ तो यही करेगा। तो इस तरह से ये पुरोहित आप देखेंगे धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली होता जाएगा, इसके बाद बहुत सा अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राजा को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास मिल रही है? पुरोहित के पास। हालांकि ये कबीले का सरदार अपने स्वयं के सामर्थ्य से आगे आएगा, लेकिन उसको प्रमाणित भूमिका में कौन रखेगा? पुरोहित। मतलब जब तक पुरोहित प्रमाणित नहीं करेगा कि ये व्यक्ति राजा है या कहें उसके लिए यज्ञ नहीं करेगा, तब तक उसको राजा ही नहीं माना जाएगा। इस तरह से जो ब्राह्मणवादी समाज है वो धीरे धीरे
आगे आता चला जाएगा और एक प्रमुख भूमिका में उपस्थित दिखेगा हमको। तो यज्ञ और बलि का महत्व बढ़ा और पुरोहित ने समाज में एक विशेष दर्जा हासिल कर लिया। फिर हम देखेंगे जो ऋग्वेद का 10वां खंड है उसमें हमको पुरुष सुख देखने को मिलता है और यहीं पे हमको जाति व्यवस्था देखने को मिलती है। फिर हम देख लें जो कबीलाई समाज, इनकी सभाओं के लिए हमको बहुत सारे शब्द मिलते हैं, जैसे गण, विधाता, सभा और समिति। अब देखिए जो आपकी सभा है ये क्या है? कबीले के जो चुनिंदा सदस्य हैं इनकी ये परिषद है। और समिति क्या है? समिति पूरे कबीले की परिषद है। विधाता वह सभा थी जिसमें अन्य वस्तुओं के अलावा छापे में प्राप्त की जाने वाली लूट का वितरण होता है। इसको भी हम बहुत सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दो शब्द हमको मिल रहे हैं। सबसे पहले एक तो हमको मिल रहा है सभा, दूसरा शब्द हमको मिल रहा है समिति। सभा और समिति दो चीजें हमको देखने को मिलेंगी। जो आपको समिति मिलेगी इसे आप समझ लीजिए ये कबीले के लोगों द्वारा चुने लोग हैं। तो इनका चुनाव कौन करेगा? कबीले के लोग। और जो आपकी सभा है इस सभा में आप देखेंगे ये इनडायरेक्टली क्या होगी? आपकी मंत्री परिषद, जिसका चुनाव कौन करेगा? इस समिति के सदस्यों से सभा के सदस्यों का चुनाव होगा। लेकिन कबीले के लोग नहीं बल्कि राजा चुनाव करेगा। किसका? समिति के सदस्यों का या अपने मंत्री परिषद। उस समिति के सदस्यों का चुनाव कौन कर रहा है? कबीले के लोग। सभा के सदस्यों का चुनाव कौन कर रहा है? राजा कर रहा है। एक और शब्द हमने जो देखा वो हमको मिल रहा है कौन सा? विधाता। अब जब ये कबीले के लोग युद्ध करेंगे, एक कबीला दूसरे कबीले पर हमला करेगा, तो वहां से ये क्या करेंगे? लूट का सामान लाएंगे। तो लूट का जो सामान लाएंगे वो एक तो सभा में भी बटेगा, जो राजा के साथ के लोग हैं, इस समिति में बटेगा। और उसके अलावा हम देखेंगे विधाता किसको कहेंगे? जिसमें लूट का सामान ये बटेगा। मतलब सभा और समिति के बाद लूट का सामान बटने वाला जो क्षेत्र है वो विधाता का क्षेत्र है, या विधाता को लूट के सामान में हिस्सेदारी दी जाएगी। धीरे धीरे आप देखेंगे इस लूट के सामान में हिस्सेदारी किसको दी जाएगी, इसी को लेके विवाद होगा। और छत्री सबसे ज्यादा लूट के सामान में हिस्सा लेगा और वो छत्री कौन होगा? मुख्यतः वो राजन्य होगा। और राजन्य युद्ध करेगा इसलिए युद्ध करने वाला छत्री बन जाएगा और यही लूट में सबसे ज्यादा सामान लेगा। क्योंकि इस राजन्य को जो इसका पद है उसकी मान्यता कौन देगा? पुरोहित। तो पुरोहित को भी इस लूट के सामान में हिस्सा मिलेगा और राजा अपने पास से भी पुरोहित को हिस्सा देगा। इसलिए छत्री और ब्राह्मण ये दोनों आपको काफी मजबूत दिखने लगेंगे धीरे धीरे और समाज में इनकी प्रमुख भूमिका हो जाएगी। फिर हम देखेंगे कि राजनीतिक जो श्रेणीबद्धता है उसका धीरे धीरे जन्म हो जाएगा। मतलब श्रेणियां बनने लगेंगी और हमको वर्ण व्यवस्था का जो प्रारंभिक चरण है वो धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से दिखना प्रारंभ हो जाएगा। फिर हम देखें जो विषपति है वो दरअसल समुदाय का पति है। मतलब कबीले में भी समुदाय होते हैं। मान लेते हैं जैसे ये पूरा आपका एक कबीला है, इस कबीले में भी हो सकता है 3-4 समुदाय के लोग। तो हर समुदाय का एक क्या होगा? विश्व होगा, जिसको क्या कहेंगे? विषपति कहेंगे। और इस पूरे कबीले का राजा कौन होगा? वो कहेंगे राजन्य। और ये राजन्य क्या करेगा? युद्ध लड़ेगा। इस तरह की व्यवस्थाओं को देखने को मिलेगी। परिवार का मुखिया होगा, उसको क्या कहेंगे? गृहपति। फिर हम देखेंगे जो संपत्ति का उत्पादन है वो कौन करेगा? वैश्य करेगा। और अपने उत्पाद से ये खाद्य सामग्री किसको देगा? छत्री को। क्योंकि राजन्य जो है वो छत्री की भूमिका में धीरे धीरे आ जाएगा और ये अब इस भूमिका में आएगा, ये भूमि की सुरक्षा करेगा, अपनी भूमि की प्लस अपने राज्य क्षेत्र की भूमि की या कहें अपने कबीले की भूमि की। तो जो उत्पादक वर्ग में आपको कौन मिलेगा? जो उत्पाद करेगा वो होगा वैश्य। अब ये वैश्य क्या करेगा? इस राजन्य को भी मतलब छत्री को भी, इसको भी ये दान देगा और ये वैश्य फिर ब्राह्मण को भी दान देगा। क्योंकि जो ब्राह्मण व्यवस्था है वो एक तो राजन्य को समर्थन देगी, मतलब छत्री को समर्थन देगी, उसके साथ साथ ये जो ब्राह्मण है वो आपका वैश्य को ये कहेगा कि उसके नैतिक उत्थान के लिए भी वो कार्य करेगा। मतलब पूजा पाठ करेगा, पराशक्तियां हैं जो दैवीय शक्तियां हैं उनसे निवेदन करेगा कि अच्छी फसल हो, क्योंकि अच्छी फसल होगी तभी ये वैश्य संपन्न होगा। तो जो पराशक्तियां या जो दैवीय शक्तियां हैं उनसे निवेदन करने का अधिकार किसके पास रहेगा? इस ब्राह्मण के पास। तो देखिए ब्राह्मण दो तरह से भूमिका निभा रहा है।
एक राजन्य की मान्यता में भी ब्राह्मण की भूमिका है और वैश्य का अस्तित्व बना रहे उसमें भी ब्राह्मण अपनी भूमिका दिखाएगा और ये कहेगा कि देखो हम यज्ञ करेंगे, हम हवन करेंगे, हम पूजा करेंगे, तभी देव खुश होंगे। जब देव खुश होंगे तभी आपकी जो कृषि है वो उन्नत अवस्था में होगी। तो वैश्य उन्नत अवस्था में हो, ये भी ब्राह्मणों की भूमिका था। और राजन्य भी या क्षत्रिय भी उन्नत अवस्था में रहे या क्षत्रिय राजा माना जाए, इसमें भी ब्राह्मणों की प्रमुख भूमिका थी। तो इस तरह से ब्राह्मणों ने धीरे धीरे अपनी भूमिका को काफी ऊपर कर लिया। वहीं हम देख रहे हैं जो आपका ये राजन्य है या राजन है, अब ये केवल पशुओं की लूट नहीं करेगा, ये इस क्षेत्र का क्या होगा, रक्षक बन जाएगा। प्रारंभ में आप देखेंगे कबीले कबीले युद्ध करेंगे और आपस में पशुओं के लिए युद्ध करेंगे, लेकिन अब पशुओं के लिए युद्ध नहीं होगा बल्कि भूमि के लिए युद्ध होना प्रारंभ हो जाएगा। तो एक भूमि क्षेत्र पे अधिकार बनाए रखने के लिए ये आपस में अब लड़ेंगे। अब ये पशु व्यवस्था से ऊपर निकल जाएंगे। इसका मतलब धीरे धीरे अब स्थानीय कृषि या हम कह सकते हैं जो आपकी अस्थायी कृषि है वो प्रारंभ हो जाएगी। और जब अस्थायी कृषि प्रारंभ हो जाएगी तो जो आपका भूमि पे अधिकार है उसके लिए युद्ध होने लगेगा। और उस अधिकार को बनाए रखने के लिए कौन लड़ेगा, राजन लड़ेगा या क्षत्रिय लड़ेगा। और क्षत्रिय अब भूमि से वसूले जाने वाले कर पे प्रमुख भूमिका रखेगा या उस पर प्रमुख अधिकार रखेगा। और अब फिर देखेंगे आप क्या होगा, ये जो कर होगी ना ये नियमित रूप से दी जाने लगेगी। मतलब पहले वैश्य कर नियमित रूप से नहीं लेगा या जो पुरोहित है उसको नियमित कर नहीं मिलेगा या नियमित दान नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा को या राजन्य को भी लगातार दान नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पशुओं पे आक्रमण करेगा या कहीं दूसरे कबीले पे आक्रमण करेगा और पशुओं को छीनेगा। तो ये एक नियमित व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन जब कृषि व्यवस्था से ये लोग कर लेने लगेंगे तो कर अब क्या होगा, नियमित रूप से लिया जाने लगेगा। फिर हम देखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था में ही तो ज्येष्ठाधिकार जो हमको मिल रहा है, तो ज्येष्ठ का सबसे बड़ा अधिकार है वो हमको देखने को मिलेगा। राज तिलक के समय जो अनुष्ठान होंगे वो काफी बढ़ जाएंगे, यज्ञ बढ़ जाएंगे। और यज्ञों में आप देखेंगे राजस्यु, अश्वमेघ और वाजपेयी ऐसे यज्ञ लगातार आपको बढ़ते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब राजा को मान्यता देने की जो शक्ति है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा कि राजा का अधिकार क्षेत्र कितने बड़े क्षेत्र पे है। इसीलिए आप देखेंगे अश्वमेघ जैसी व्यवस्था बनेगी। अब ये अश्वमेघ में क्या होगा, ये लोग बड़े से बड़े क्षेत्र में अपना अधिकार दिखाएंगे। इसी तरह से वाजपेयी यज्ञ होगा जिसमें राजा ये दिखाएगा कि उसके साथ साथ कौन है। राजस्यु यज्ञ होगा जब राजा का राज्याभिषेक होगा। तो इस तरह से बड़े बड़े यज्ञ होने लगेंगे और राजा की जो भूमिका है उनको बढ़ती हुई दिखेगी और उसका अधिकार क्षेत्र हमको बढ़ता हुआ दिखेगा। अब इस राजा की बढ़ती हुई भूमिका के साथ जो आपकी पुरोहित है उसकी भी भूमिका बढ़ेगी। और पुरोहित की भूमिका बढ़ने का मतलब ब्राह्मणों का वर्चस्व है वो धीरे धीरे समाज में बढ़ता हुआ दिखेगा हमको। फिर हम देखेंगे तो अब हम देख रहे हैं कि पशुओं के लिए छोटे मोटे झगड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि भूमि पर आधिपत्य के लिए बड़े झगड़े हो रहे हैं, बड़े युद्ध हो रहे हैं। और लोहे की खोज इसमें एक और निर्णायक भूमिका निभाएगी, क्योंकि लोहा जब जितनी ज्यादा अधिक मात्रा में प्रयोग होने लगेगा उतनी ही अधिक मात्रा में आपको हथियार मिलेंगे लोहे के और युद्ध के स्तर बढ़ जाएंगे। दूसरा, इस लोहे से क्या होगा, जब इसका प्रयोग कृषि में प्रारंभ हो जाएगा तो क्या होगा, कृषि उन्नत हो जाएगी, मतलब कृषि बड़े स्तर पे होने लगेगी। तो गंगा का दोआब है उसमें आप देखेंगे कृषि व्यवस्था बढ़ती हुई दिखेगी। जब कृषि व्यवस्था बढ़ती हुई दिखेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, संग्रहण बढ़ेगा या फिर हम कहें जो शेष है, उत्पाद शेष है वो बढ़ेगा। और जब उत्पाद शेष बढ़ेगा तो फिर से वही कर की व्यवस्था, किसका उत्पाद पे ज्यादा अधिकार हो वो हमको देखने को मिलेगा और फिर वर्ण व्यवस्था हमको और जटिल होती हुई दिखेगी। तो यही हम देख रहे हैं कि राजन्य का जैसे जैसे महत्व बढ़ेगा कर व्यवस्था का महत्व बढ़ेगा और उसी के साथ साथ ब्राह्मण का महत्व भी बढ़ता रहेगा। अगर हम इनकी धार्मिक मान्यताओं को देखें तो उसमें हम देख रहे हैं ये चतुर्दिश प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करेंगे प्रारंभिक चरणों में। मतलब ये पहले ऐसी शक्तियों की पूजा करेंगे जो इनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, जिसमें वायु, जल, वर्षा, बादल और अग्नि ये इनकी प्रमुख भूमिका में रहेगी। अग्नि के विषय में आप ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जिसकी पूजा की गई है या सबसे ज्यादा जिसके नाम को दिखाया गया है वो अग्नि है। इंद्र आप देखेंगे प्रमुख भूमिका में है, वो अंतर है, आप ध्यान रखिएगा। जब हम प्रमुख देवता की बात करें तो वो इंद्र है, ठीक है। सबसे ज्यादा बार किसका उल्लेख है तो वो
अग्नि है या आग का देवता है। तो हम जब इनकी धार्मिक मान्यताएं देख रहे हैं तो प्रारंभ के चरणों में ये क्या करेंगे, चतुर्दिक प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करेंगे, मतलब ऐसी शक्तियां जो इनको डायरेक्ट दिखाई दें। लेकिन जब आपके राजन्य बढ़ेंगे तो राजन्य के साथ जैसे मैंने पीछे बताया कि देव कुल की व्यवस्था बनेगी, मतलब ये किसी एक देव कुल से संबंधित लोग हैं या उस देवता के उपासक रूप में स्वयं को स्थापित करेंगे। और उसमें फिर हम देखेंगे कि देवों के जो बहुत सारे रूप हैं वो हमको देखने को मिलेंगे। इंद्र शक्ति के देवता के रूप में पूजा जाएगा। अग्नि जो आपका आग का देवता है, वो पंच तत्व की जब हम बात करेंगे तो उसमें सबसे प्रमुख भूमिका में अग्नि को दिखाया जाएगा। वरुण की पूजा भी की जाएगी, यम की पूजा भी की जाएगी। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है, अग्नि एक प्रमुख भूमिका में होगा, क्योंकि यही अग्नि क्या होगा, माध्यम बनेगा सामान्य जन से देवों के मध्य संपर्क का। क्योंकि अग्नि में आहुति जो दी जाएगी, ये माना जाएगा अग्नि उसको ले जाके कहां तक पहुंचाएगा, देवताओं तक। तो अग्नि की भूमिका आपको प्रमुख रूप से मिलेगी। लेकिन सबसे शक्तिशाली किसको दिखाया जाएगा, इंद्र को। तो प्रमुख देवता इंद्र, सबसे ज्यादा जिसको माना जाएगा वो अग्नि, सबसे ज्यादा बार जिसकी बात की जाएगी ऋग्वेद में वो कौन सा, अग्नि। और पंच तत्वों में सबसे प्रमुख कौन है, अग्नि। ये चीज हमको देखने को मिलेगी। एक शब्द आप फिर याद रखिएगा, बलि। और बलि जो मिलेगी वो यज्ञों के समय मिलेगी। अब यहाँ बलि आप ध्यान रखिएगा, ये बलि कर नहीं है, बल्कि ये पशु बलि है। और अथर्ववेद में ये हमको बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। तो यहाँ देवताओं की उपासना के लिए, मनोरथ को पूरा करने के लिए, युद्ध में विजय के लिए, पशुओं के लिए, पुत्रों के लिए, इन सब के लिए हमको यज्ञ होते दिखेंगे। और इन यज्ञों में बलि प्रमुख भूमिका में रहेगा। तो बलि खूब सारी चढ़ाई जाएगी। बलि के विषय में एक चीज आप याद रखिएगा, प्रारंभ में जब बलि चढ़ाई जाएगी तो वो ज्यादातर बूढ़े अनार्थिक पशुओं की बलि चढ़ाई जाएगी, मतलब जिससे आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है उस पशु की बलि चढ़ाई जाएगी, किसमें, यज्ञ में। परंतु धीरे धीरे क्या होगा कि पशु बलि की जो व्यवस्था है ये जटिल होती जाएगी। और जो अनार्थिक पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, अब आर्थिक पशुओं की बलि चढ़ाई जाने लगेगी, क्योंकि आपकी कृषि व्यवस्था काफी जटिल होती जा रही है। तो कृषि में पशुओं की आवश्यकता बढ़ेगी और बलि प्रथा क्या कर रही है, पशुओं की संख्या आ रही है। तो इसी कारण जब आप देखेंगे, जब हम बौद्ध धर्म देखेंगे, तो बौद्ध धर्म के उदय होने के पीछे जो कारण बनेगा वो ये भी बनेगा कि पशु बलि की वजह से कृषि में पशुओं की संख्या कम हो रही है। तो जो आपका वैश्य वर्ग है वो समर्थन किसको दे देगा, बौद्ध समाज को, क्योंकि ये पशु बलि की निंदा करेंगे। तो ये हम बौद्ध वाले वीडियो में भी देखेंगे कि किस तरह से बौद्ध और जैन जैसे संप्रदाय उत्पन्न हुए, उनमें इन ब्राह्मणवादी परंपराओं का कितना रोल था। फिलहाल अभी रेफरेंस के लिए मैंने सिर्फ इतना बताया आपको। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बलि हो रही है और यज्ञ किए जा रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो पशु आर्थिक लाभ का नहीं है उसी की बलि दी जाएगी। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे, अब ये अनुष्ठान आपके काफी जटिल हो जाएंगे और कई सालों तक चलने वाले यज्ञ होंगे। अब यज्ञ आपके जो होंगे वो बड़े स्तर के यज्ञ होंगे और लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ होंगे। इसलिए इन यज्ञों को कौन करवाएगा, केवल धनी व्यक्ति करवाएंगे। दूसरे, ये यज्ञ जटिल होंगे। तो जटिल यज्ञ में आप देखेंगे जो ब्राह्मण आएगा वो ब्राह्मण भी योग्य होना चाहिए, क्योंकि ये मान्यता बन जाएगी कि यज्ञ में यदि जरा सी भी चूक हुई तो यज्ञ से जो लाभ होना चाहिए उस लाभ की जगह हानि हो जाएगी। अब यहाँ ब्राह्मण आपका फिर से और ज्यादा प्रमुख भूमिका में आएगा कि एक योग्य ब्राह्मण का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही योग्य ब्राह्मण इस लंबे समय तक चलने वाली यज्ञों को करवा पाएगा और एक राजा को जो सामाजिक मान्यता है वो दिला पाएगा। तो अब राजा क्योंकि बड़े क्षेत्र पे शासन करेगा, बड़े यज्ञ करेगा, ये प्रमुख भूमिका में। और ब्राह्मण राजा से क्योंकि बड़े दान लेगा और योग्य ब्राह्मण का मिलना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि यज्ञ परंपरा कठिन हो जाएगी। इसलिए जो ब्राह्मण ज्यादा योग्य होगा वो दान की मात्रा भी बढ़ाएगा और ब्राह्मणवादी समाज और जटिल भूमिका में हो जाएगा। राजा और प्रमुख भूमिका में होगा क्योंकि बड़े क्षेत्र पे शासन करेगा और बड़े यज्ञ करेगा। और बड़े यज्ञ का एक नुकसान ये होगा कि जो छोटे राजा है वो उस स्तर के यज्ञ कर ही नहीं पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आधीनता स्वीकार करेंगे, किसकी, बड़े राजा की, या कहेंगे बड़े अनुष्ठान करने वाले राजा की। तो हमने एक तरह से पूरी ये जो वैदिक समाज उसको समझने की कोशिश की है।
इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इनकी धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। हमने आर्यों के आक्रमण की थ्योरी को भी देखा कि वो किस हद तक ठीक है या किस हद तक वो गलत है। हमने उसके पक्ष में भी तर्क देखे और विपक्ष में भी तर्क देखे। फिर हमको ये समझ में आया विपक्ष के तर्क ज्यादा मजबूत है, जो ये दिखाते हैं कि आर्यों ने आक्रमण नहीं किया। दूसरा, जब हमने इतिहास की एक वीडियो की थी जिसमें हमने इतिहास लेखन की विचारधारा की बात की थी, उसमें भी हमने देखा था कि जो आर्यों के आक्रमण की थ्योरी बताई जाती है उसमें पश्चिमवादी विचारधारा का ज्यादा योगदान मिलता है, क्योंकि आर्यों को भी पश्चिम का साबित करने की कोशिश करेंगे। यही चीज आपको हड़प्पा में भी देखने को मिल रही थी कि हड़प्पा को भी ये पश्चिम के देशों से जोड़ने की संकल्पना में थे या उस प्रणाली को अपनाना चाह रहे थे कि हड़प्पा अभी भारतीय लोग नहीं थे और वहां भी विफल हो जाते हैं। आर्यों के साथ भी ये यही काम करेंगे। तो उस वजह से हमको जो ये विचारधारा है कि आर्यों ने आक्रमण किया वो काफी कमजोर दिखती है। उनकी सामाजिक आर्थिक धार्मिक मान्यता भी हमने देख ली। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे हम एक अच्छे कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डिलीवर कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और आपके कोई डाउट प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी शंकाओं का निवारण कर सकूं। इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।